वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और हम लोग टॉप 500 MCQs सॉल्व कर रहे थे। पार्ट सेकंड है भारत के इतिहास का। इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है और सेकंड पार्ट हम लोग फिर से कंटिन्यू कर चुके हैं। अगर आप यूपीपीएससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीपीसीएस, आरओ री एग्जाम के लिए, बीईओ, यूपीट्रिपलएससी के कोई एग्जाम, इन सभी के लिए जहाँ भी इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको आधुनिक, मध्यकालीन और प्राचीन भारत, इन तीनों के इतिहास से रिलेटेड प्रश्नों को आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो अभी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा अपना नया कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। मात्र 1600 रुपये में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं यूपीपीसीएस के लिए, जो कि अभी प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है, और आरओ री एग्जाम प्रीलिम्स के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो मात्र 800 रुपये में। इसके लिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर से, और ऐप डाउनलोड करके आप जो भी कोर्स परचेज करेंगे वहाँ पर आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना है, ज्ञान सर, जो कि अभी 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। इससे पहले जो सीरीज मैंने इस चैनल पर स्टार्ट की है वो दोपहर 1 बजे की है, और रात को ये जो प्रैक्टिस करें इसके साथ में पीसीएस के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी चल रहा है। अब ये जो सीरीज चल रही है वो आरओ री एग्जाम और यूपीपीसीएस के लिए भी है। बाकी जो भी क्लासेस चल रही है यूपीपीएससी के सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला प्रश्न है, 76 क्वेश्चन है। 75 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। नई तालीम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सैयद अहमद खान, और ऑप्शन डी है देवेंद्र नाथ टैगोर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। 77 क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के लिए अहिंसा का एक उपकरण अपनाया गया था क्योंकि? पहला स्टेटमेंट है अहिंसा राष्ट्रीय आंदोलन के आधार को व्यापक बनाएगी। सेकंड था अंग्रेजों ने कभी भी कानून के शासन का पालन नहीं किया। थर्ड, निहत्थे विपक्ष को अंग्रेजों ने कभी दबाया नहीं था। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वतंत्रता के लिए अहिंसा एक उपकरण की तरह अपनाया गया था क्योंकि अहिंसा राष्ट्रीय आंदोलन के आधार को व्यापक बनाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट है। 78 क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा स्वराज के अर्थ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है स्वराज अहिंसा और सत्याग्रह के साथ अंतरंग रूप से जुड़ा हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट है स्वराज की 2 इंद्रियां हैं, एक राजनीतिक और एक राजनीति से परे। थर्ड स्टेटमेंट है स्वराज कुछ ऐसा है जिसे हासिल करने के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। फोर्थ स्टेटमेंट है दृढ़ संकल्प के साथ स्वराज आसानी से प्राप्त किया जा सकता था। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करना है और सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। 79 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के दर्शन पर प्रारंभिक प्रभाव क्या था? पहला है गांधी जी 18वीं शताब्दी के प्रणामी संप्रदाय से प्रभावित थे जिसने आस्थाओं की एकता की वकालत की। सेकंड है गांधी जी थियोसोफिस्टों से प्रभावित थे। थर्ड है गांधी जी वर्ड्सवर्थ जैसे रोमांटिक लेखन के प्रशंसक थे। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सारे कथन सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जो कथन दिए गए हैं इसमें मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन से कथन सही हैं बताना है। पहला है वे 1919 सत्र में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। सेकंड है उन्होंने सभी गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। थर्ड स्टेटमेंट है उन्होंने 1916 के लखनऊ समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीसरा कथन सही है, बाकी पहला और दूसरा इनकरेक्ट है क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस के किसी भी सेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। उन्होंने पहले और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। 81 क्वेश्चन है, गांधी जी के विचार के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है गांधी के अनुसार धन के लिए पूंजीपति एक चोर था। सेकंड है उन्होंने पूंजीपतियों के लिए अपने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को सामने रखा। उपरोक्त कथन में से कौन से कथन या कौन सा सही है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही दिए गए हैं। 82nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं इनमें से कौन सा कथन गलत दिया गया है। पहला है बोस ने भारत के औद्योगिकीकरण
औद्योगिकरण के लिए कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की वकालत की। सेकंड है आर्थिक विकास में सोवियत संघ द्वारा प्राप्त सफलता से गांधी प्रभावित हुए। थर्ड है थोड़े समय के भीतर तेजी से औद्योगिकरण के माध्यम से विकास गांधी का मुख्य उद्देश्य था। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों के तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। 83rd क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है गांधी जी सतनामी संप्रदाय से अत्यधिक प्रभावित थे। उनकी मां पुतलीबाई सतनामी संप्रदाय से थी। थर्ड है वह राज्य और धर्म को अलग कर देगा क्योंकि धर्म और राज्य के मूल सिद्धांत संघर्ष में थे। इनमें से कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है। 84th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन की शुरुआत के पीछे कारण नहीं थे? पहला है रॉलेट एक्ट से नाराजगी। सेकंड है तुर्की में खिलाफत। थर्ड है 1919 का बीमार पंजाब। सही कोड का चयन करें, नीचे दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि इसके पीछे कारण ना हो। ये सारे के सारे कारण थे असहयोग आंदोलन की शुरुआत के पीछे। 85th क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट 1919 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है अधिनियमों ने कुछ राजनीतिक मामलों को क्षेत्राधिकार के बिना आजमाने की अनुमति दी। सेकंड है इसके बिना किसी परीक्षण के अनिश्चित काल के लिए निवारक निरोध की सरकारी शक्तियां दी। थर्ड है इरविन के वायसरायशिप के दौरान इसे निरस्त कर दिया गया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सही दिए गए हैं, इनको चूज करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है। 86th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस उदाहरण में महात्मा गांधी ने उपवास का सहारा नहीं लिया? पहला 1935 में गवर्नमेंट इंडिया एक्ट के खिलाफ। सेकंड है अहमदाबाद मिल हड़ताल। थर्ड है 1948 में दिल्ली में सांप्रदायिक शांति के लिए। फोर्थ है काकोरी की घटना के बाद। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और चौथा। तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के खिलाफ और काकोरी की घटना के बाद इसमें महात्मा गांधी ने उपवास का सहारा नहीं लिया था, जबकि सेकंड और थर्ड ये रीजन थे उनके उपवास के लिए। 87th क्वेश्चन है स्वराजवादी नेताओं के प्रति गांधी जी का दृष्टिकोण क्या था? पहला है वह स्वराजवादियों के परिषद प्रवेश कार्यक्रम के विरोधी थे। सेकंड है जेएल नेहरू और सरदार पटेल स्वराज पार्टी का हिस्सा थे। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि स्वराज पार्टी की अगर बात की जाए तो इसके सदस्य थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जबकि कांग्रेस के सदस्य थे जेएल नेहरू और सरदार पटेल। 88th क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसने भारत के लिए प्रमुख स्थिति की मांग की। सेकंड है अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचक मंडल और सीटों के आरक्षण की वकालत करता है। थर्ड है संविधान में भारत के लोगों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। नीचे से सही कोड का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की सीटों की जो आरक्षण की वकालत है ये नहीं की गई थी, इसकी अस्वीकृति की गई थी। 89th क्वेश्चन है साइमन कमीशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है साइमन कमीशन को भारत में शासन की योजना की प्रगति का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया था। सेकंड है ऐसे आयोग की नियुक्ति का प्रावधान 1909 के सुधारों में था। थर्ड है आयोग को ब्रिटिश सरकार से सिफारिश करनी थी कि क्या भारत आगे के संवैधानिक सुधारों के लिए तैयार है और किन लाइनों के साथ। नीचे दिए गए कोड का सही चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऐसे आयोग की नियुक्ति का प्रावधान 1909 में नहीं था, 1919 में था। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है साइमन आयोग में 6 ब्रिटिश और 1 भारतीय सदस्य शामिल थे। सेकंड है कांग्रेस ने हर चरण और हर रूप में आयोग का बहिष्कार करने का फैसला किया। थर्ड है 1927 में मद्रास में कांग्रेस अधिवेशन सफल हुआ और कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया। नीचे से गलत कोड का चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल पहला कथन गलत है, बाकी दोनों सही है। पहला क्यों गलत है, क्योंकि साइमन आयोग में
कोई भी भारतीय सदस्य शामिल ही नहीं था, इसीलिए इसे व्हाइट कमीशन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। केवल पहला कथन गलत है, बाकी दोनों सही दिए गए हैं। यह एक 7 सदस्यीय निकाय था जिसमें सातों सदस्य जो थे वो ब्रिटिश थे, ठीक है, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हिस्ट्री के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। जल्द ही आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो 3rd वाला सेट है वो भी रिलीज़ हो जाएगा, वो भी अपडेट कर दिया जाएगा, आप उससे प्रैक्टिस कर पाएंगे। बाकी ये जो क्लासेस चल रही हैं इनको भी साथ में फॉलो करते रहिए। आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना है, इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आप ऐप डाउनलोड करके अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जो कि नया लॉन्च हो चुका है। यूपी पीसीएस और आरओ एग्ज़ाम दोनों के लिए। अदर स्टेट के पीसीएस के लिए भी आप देख सकते हैं कोर्सेज अवेलेबल हैं। अन्य कोई जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। मैं मिलती हूँ ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।